हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों 60 डे की जो हम लोग की फ्री क्लास है, उस 60 डे की फ्री क्लास की आज जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री उसकी लास्ट क्लास है। ध्यान देंगे, 60 डे की क्लास में आज आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट क्लास है। ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। ये क्लास अराउंड 1 आवर का रहेगा, 1 घंटे में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। तो 1 घंटे आप लोग तैयार रहिए, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान देंगे, यूपीएससी हिंदी क्या दोस्तों एक टेस्ट सीरीज चला रही है जिसकी फीस केवल 210 रुपये है। इसमें कुल 5 टेस्ट आपको करंट अफेयर के मिलने वाले हैं। पर टेस्ट में 100 क्वेश्चन रहेगा, यानी नंबर ऑफ 500 क्वेश्चन आपके रहेंगे। विस्तृत एक्सप्लेनेशन इसके रहे, ठीक है। इसके साथ साथ इसका वीडियो डिस्कशन भी रहेगा, ध्यान देंगे वीडियो डिस्कशन रहेगा। इसी को दिमाग में रखना है। अगर इस बैच को आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट लिखता हूँ 8840751912। आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लेना होगा व्हाट्सअप या टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। इसी को ध्यान देंगे। सेकंड एक चीज़ बता दें दोस्तों, लास्ट टाइम चल रहा है तो नो डाउट कि आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो यूपीएससी हिंदी यहाँ पे एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज चला रही है, ध्यान देंगे कंप्लीट टेस्ट सीरीज, ठीक है। कंप्लीट टेस्ट सीरीज चल रही है, प्लस हम लोग का क्या है एक केवल फुल टेस्ट चल रहा है, ठीक है। फुल टेस्ट प्लस 500 करेंट का, ठीक है, जो ऊपर मैंने बैच बताया उस 500 करेंट क्वेश्चंस का बैच है ये, ठीक है। इन दोनों की फीस ध्यान देंगे 700 रुपये है, केवल 700 रुपये इसकी फीस है। अगर इस बैच से भी आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा, व्हाट्सअप टेलीग्राम करना होगा, डिटेल बतानी होगी कि आपको कौन सा बैच ज्वाइन करना है। आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए बैच स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज बैच हम लोग का स्टार्ट है, यानी आज का हम लोग का क्लास स्टार्ट है मुस्लिम लीग से। ध्यान देंगे दोस्तों, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। इसकी स्थापना सलीम उल्लाह खां के द्वारा की जाएगी। इसकी स्थापना सलीम उल्लाह खां के द्वारा की जाएगी। मुस्लिम लीग अपनी स्थापना के समय से ही देखेंगे रिलीजियस रहती है, ठीक है, रिलीजियस रहती है। चूंकि इसकी स्थापना ही की गई रहती है ताकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को वीक किया सके, कांग्रेस को कमजोर किया जा सके। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो जब बंगाल विभाजन की घटना हुई है, बंगाल विभाजन जैसी घटना को ध्यान देंगे, चूंकि ये एक रिलीजियस पार्टी थी ये इसका कोई नेशनल मूवमेंट से लेना देना नहीं था मुस्लिम लीग का। तो इसने क्या किया कि बंगाल विभाजन का यानी बंगाल डिवीजन का समर्थन करेगी, ठीक है। इसी को ध्यान देंगे। कल बंगाल डिवीजन पे मैंने पूरी चर्चा की थी आप लोग को, ठीक है। इसी बीच में होता क्या दोस्तों, 1908 में बंगाल विभाजन के कुछ 3 साल बाद क्या होता है, 1908 में बंगाल के एक मजिस्ट्रेट रहते जिसका नाम था किंग्सफोर्ड। भारत के 2 युवा क्रांतिकारी जिनका नाम था प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, और खुदीराम बोस। ध्यान देंगे खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने क्या किया कि वो टारगेट किसको करेंगे, किंग्सफोर्ड को ऐसा टारगेट करेंगे कि वो फिर किसी के टारगेट पे आए ही ना, यानी उनकी हत्या का प्लान बनाएंगे। हालांकि किंग्सफोर्ड बच जाते हैं और फाइनली क्या होगा कि पीसी अर्थात प्रफुल्ल चाकी और केआरबी अर्थात खुदीराम बोस पे और नकेल कसने की कोशिश करेंगे अंग्रेज। इस बीच में प्रफुल्ल चाकी जी क्या करेंगे, ध्यान देंगे, प्रफुल्ल चाकी जी खुद की आत्महत्या कर लेंगे। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लेंगे। खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाएगा और इनको फांसी दे दी जाएगी। ध्यान देंगे, खुदीराम बोस को पकड़ लिया जाएगा और खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाएगी। और सबसे युवा क्रांतिकारी ये होंगे जिनको फांसी की सजा दी गई है। ध्यान देंगे, सबसे युवा क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सजा दी गई थी। इस चीज को ध्यान देना है, ये इस फैक्ट से, ठीक। भारत में नेशनल मूवमेंट की घटना इतनी तेज हो रही है कि 1907 में क्या होता है, जर्मनी में एक लोकेशन है, उसका नाम है स्टुटगार्ट। जर्मनी में एक लोकेशन है, उसका नाम है स्टुटगार्ट या स्टुटगार्ट, जो भी करें, ठीक है। तो स्टुटगार्ट में होता क्या है, एक भारतीय है, उनका नाम है भिकाजी रुस्तम कामा। ध्यान देंगे, भिकाजी रुस्तम कामा ने क्या किया था कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को क्या हुआ इस जर्मनी में फहराया था। ध्यान देंगे, ये नेशनलिज्म का अपने आप में एक अद्वितीय उदाहरण दिमाग में रखना है। तो भिकाजी रुस्तम कामा के ऊपर ये क्वेश्चन 2021 में पूछा जा चुका है, तो चांस से दोबारा क्वेश्चन बन गया है। भिकाजी रुस्तम कामा ने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट जर्मनी में क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। यहां तक हम लोग पढ़ लेते हैं, मैंने थोड़ा सा रिवीजन कर दिया आपका, ध्यान देंगे। इस बीच में क्रांतिकारी आंदोलन इतनी तीव्र गति से हो रहे हैं कि आगे 1909 में एक घटना क्या देखने को मिलती है। 1908 में आपने घटना दिखा होगा कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास करने के चक्कर में खुदीराम बोस जी को फांसी दिया रहा है। 1909 में क्या होता है, ध्यान देंगे, मदन लाल ढींगरा जी थे। मदन लाल ढींगरा क्या करेंगे, कर्जन वायली की हत्या कर देंगे। ध्यान देंगे, कर्जन वायली की हत्या कर देंगे। कर्जन वायली की हत्या करने के और जुर्म में या इस अपराध में इनको क्या कहता है, फांसी दे दी जाती है। आप ये देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन कितनी तेज चल रही है। कंटिन्यूटी के साथ जो अंग्रेज अधिकारी हैं वो अब भारतीयों के टारगेट पे आ चुके हैं। इस चीज को ध्यान देना है। आगे ध्यान देंगे, ठीक है, आगे एक चीज ध्यान देना है,
यहाँ पे देखेंगे कि लॉर्ड हार्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे रिव्यू देता हूँ क्योंकि दिल्ली षड्यंत्र भी लॉर्ड हार्डिंग से ही संबंधित है, ठीक है, और दिल्ली दरबार भी लॉर्ड हार्डिंग से ही संबंधित है। ध्यान देंगे दिल्ली में होता क्या है, लॉर्ड हार्डिंग जो वायसराय हैं इनके निर्देशन में, ध्यान देंगे इनके निर्देशन में क्या होता है, दिल्ली में दिल्ली दरबार लगता है। दिल्ली दरबार जो लगता है वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लगता है, जॉर्ज पंचम के स्वागत में, यानी जॉर्ज पंचम भारत आने वाले थे। जाहिर सी बात है इस दिल्ली दरबार का जो भारतीय क्रांतिकारी वर्ग रहेगा वो स्वागत नहीं करेगा। ध्यान देंगे दिल्ली दरबार ये 1911 में लगता है और इसमें डिसीजन क्या लिया जाएगा कि जब बंगाल का डिवीजन किया गया है, बंगाल का विभाजन किया गया है उसको रद्द किया जाएगा। तो बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया, ये यूपी पीसीएस क्वेश्चन पूछती है, तो दिमाग में रखेंगे 1911 में। इसी और दिल्ली दरबार में डिसाइड किया गया कि भारत की राजधानी जो कलकत्ता है इसको चेंज करके दिल्ली की जाएगी। तो भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाई गई, वर्ष 1911 में सेकेंड दिल्ली दरबार में की गई थी। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। हार्डिंग के समय, इस समय हार्डिंग थे। इस बीच में एक दिमाग में रखेंगे रास बिहारी बोस, अभी आपने खुदीराम बोस को देखा, अब सेकेंड बोस को देखिए, उनका नाम है रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी के द्वारा क्या किया जाता है, ये टारगेट करेंगे किसको, टारगेट करेंगे हार्डिंग को, टारगेट करेंगे हार्डिंग को। हार्डिंग के ऊपर क्या करेंगे, दिल्ली में वो बम फेंक देंगे, हार्डिंग के ऊपर क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। लेकिन हार्डिंग, ठीक है, भाग्य की काफ़ी हार्ड रहते हैं, काफ़ी बलवती रहते हैं और ये जिंदा बच जाएंगे, ये जिंदा बच जाएंगे। चूंकि और हार्डिंग के ऊपर भाई एक वायसराय है, वायसराय के ऊपर आप बम फेंक रहे हैं तो नो डाउट कि आपके ऊपर भयानक कार्रवाई होनी है, ठीक है, भयानक कार्रवाई होनी है। इसी कार्रवाई को हम लोग दिल्ली षड्यंत्र के तौर पे जानते हैं, ध्यान देंगे दिल्ली षड्यंत्र के तौर पे जानते हैं, ठीक है, दिल्ली षड्यंत्र के तौर पे। अब होगा क्या, ध्यान देंगे इस दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या होता है कि जो मुकदमा चलता है, मतलब हार्डिंग की हत्या से संबंधित जो मुकदमा रहता है उसको दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में हम लोग जानते हैं, जान देंगे, ठीक। इस दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या होता है कि रास बिहारी बोस चूंकि भाग के कहाँ चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, अर्थात इनको सजा नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ लोग जो षड्यंत्रकार थे, ठीक है, रास बिहारी बोस जी के साथ, उनको फांसी दी जाती है। जैसे बसंत विश्वास जी को, ठीक है, बसंत विश्वास जी को, बाल मुकुंद जी को, ठीक है, अवध विहारी जी को और मास्टर अमीन चंद्र जी को, ठीक है, मास्टर अमीन चंद्र। तो बसंत विश्वास, बाल मुकुंद, अवध विहारी और मास्टर अमीन चंद्र, इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। ध्यान देंगे इन सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी जाएगी। रास बिहारी बोस भाग के जापान चले जाएंगे और यहीं से आप ध्यान देंगे, यहीं से आपकी शुरुआत किस चीज़ की पड़ेगी, ये आपकी यहाँ पे शुरुआत पड़ेगी, ठीक है, आजाद हिंद फौज की, यहीं से, ठीक है। अब होता क्या है, जब आपके रास बिहारी बोस जी भाग के कहाँ चले जाएंगे, और आपके चले जाएंगे जापान। इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि रास बिहारी बोस जापान क्यों जा रहे हैं, तो ये दिल्ली षड्यंत्र से बचने के लिए भाग के जा रहे हैं, इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ठीक। ये बात अभी आगे इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कर रहा हूँ, इसकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी, देखेंगे। 13 में एक घटना क्या देखने को मिलती है कि सोहन सिंह भाखना नाम के एक भारतीय थे, ठीक है, एक क्रांतिकारी थे। इन्होंने क्या किया था, यूएसए में एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है, हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की नींव किसने रखी थी, तो सोहन सिंह भाखना जी ने रखी थी, ध्यान देंगे, ठीक है। ये एजेंसी क्या करती थी, ये एजेंसी एक गदर नामक पत्रिका लॉन्च करती थी, ये एजेंसी, ठीक है, गदर नामक पत्रिका लॉन्च करती थी। क्योंकि ये गदर नामक पत्रिका लॉन्च करती थी, इसी के कारण इसको हम लोग गदर आंदोलन भी कहते हैं, गदर आंदोलन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो गदर आंदोलन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है वो देख लें कि सोहन सिंह भाखना की जी के द्वारा हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की जाती है, कहाँ पे, ठीक है, तो दिमाग में रखेंगे। और ये क्या करती थी, ये बेसिकली क्या करती थी कि गदर नाम की एक पत्रिका निकालती थी, गदर नाम की एक पत्रिका निकालती थी जो कि डिफरेंट लैंग्वेज में निकलती थी, और इसी गदर पत्रिका के नाम के आधार पर इसको हम लोग गदर आंदोलन भी कहते हैं, ध्यान देंगे। गांधी जी जब भारत वापस आते हैं, ध्यान देंगे, तो 1915 में इनको कैसर हिंद की उपाधि दी गई है। क्योंकि अभी गांधी जी क्या कर रहे हैं, प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज बड़ा खुश होंगे, वाह यार क्या गांधी आया है, ठीक। इनके दिमाग में ये नहीं रहता कि सर का विपत आया है, तो कैसर हिंद की उपाधि देंगे। ये कैसर हिंद की उपाधि आप लोग याद रखेंगे, अभी आगे की घटनाएं होंगी उसमें गांधी जी क्या करेंगे, कैसर हिंद की उपाधि को लौटा देंगे, ठीक। कामागाटा मारू की कांड जो है, ये पेपर में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, बन क्या सकता है, तो मैं यहाँ पे स्टार बना लीजिए, लिख दीजिए वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्चुअली देखेंगे कामागाटा मारू क्या है, तो कामागाटा मारू बेसिकली एक जहाज है जिसको एक भारतीय के द्वारा, जिनका नाम था गुरदीप सिंह, इनके द्वारा लीज पे लिया गया था। और ये जब
यात्रियों को लेके ये जहाज जब क्या करता है, कनाडा का एक बंदरगाह है वैंकूवर पहुंचता है, तो यहाँ पे इस जहाज को रुकने नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसी को दिमाग में रखेंगे। यानी जब वो वैंकूवर जाती है तो भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर दी जाती है और उनको उस बंदरगाह पे उतरने से रोक दिया जाता है। दिमाग में रखेंगे, उस बंदरगाह पे उतरने से रोक दिया जाएगा। रिजल्ट क्या होगा कि भारतीय क्या करेंगे, भारतीय लड़ाई करेंगे भैया, विरोध करेंगे। ठीक है, ठीक है, और भारतीय क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। लड़ाई करेंगे तो क्या हुआ, भारतीयों के द्वारा एक शोर समिति गठित की गई, जिसको हम लोग कहते हैं तटीय समिति भी कहते हैं। भारतीयों के द्वारा एक शोर समिति अर्थात तटीय समिति भी गठित की गई, या तटीय समिति, जिसमें मेंबर कौन कौन से थे, तो हाईलाइट है देखिए, हुसैन रहीम थे, बलवंत सिंह थे, सोहन लाल थे। ये सब लोग क्या थे, इस तटीय समिति के मेंबर्स थे। इनकी अगुवाई में क्या किया गया, एक शोर समिति बैठाई गई। तो शोर समिति का संबंध किससे हो गया, तो कामागाटा मारू प्रकरण से हो गया, कामागाटा मारू, ठीक है, प्रकरण से संबंधित क्या हो गई, शोर कमेटी का संबंध हो गया। अब ध्यान देंगे, इस बीच में ये कमेटी की बैठक चली रही थी, तभी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या कहेगी भारतीयों को कि ये जहाज लेके तुम वापस आओ। और जब ये बजबज नामक एक लोकेशन था कलकत्ता में, जब भारतीय इस जहाज से वापस पहुंचते हैं तो वहां पे भारतीय काफी नाराज थे, भाई यहाँ से गए तो वहां पे उतरने नहीं दियो, वहां भी तुम हमने हमारा साथ नहीं दिए, वापस हमको आना पड़ा, तो इंसान कोई भी होगा परेशान हो जाएगा। तो भारतीय क्या करेंगे, संघर्ष कर देंगे, जो भी लोग आएंगे उनसे संघर्ष कर देंगे। और इस संघर्ष में 18 लोग की जान चली गई थी। यही है पूरी कामागाटा मारू की झड़प। ठीक है, यही है पूरी कामागाटा मारू की झड़प या पूरी कामागाटा मारू की लड़ाई। ठीक है, अब मैंने एक चीज बताया था आपको, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि लखनऊ पैक्ट के बारे में हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। तो लखनऊ पैक्ट को हम सीधा टिक मार लेते हैं। ठीक, बाल गंगाधर तिलक ने 1600 में ही क्या किया था, 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना की थी, और एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ध्यान देंगे 1916 में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो तिलक जी। ध्यान देंगे, तिलक जी सितंबर माह में स्टार्ट किया है, ठीक है, सॉरी अप्रैल में स्टार्ट किया। ठीक है, सबसे पहले तिलक जी, ठीक है, तिलक जी ने अप्रैल में ही स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 16 अप्रैल या समथिंग इसका कुछ टाइम मिलता है, अप्रैल दिमाग में रखिए, अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, और सितंबर में माह में एनी बेसेंट साहब ने की है, एनी बेसेंट ने। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जब इस होम रूल लीग में लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी पार्टिसिपेट किए रहते हैं। इसी लखनऊ अधिवेशन में क्या है, पार्टिसिपेट करने कौन पहुंचते हैं, राजकुमार शुक्ला जी पहुंचते हैं। ये बिहार के थे। ठीक है, बिहार की एक प्रॉब्लम को लेकर गांधी जी से मीटिंग करेंगे, गांधी जी से बात करेंगे। वो प्रॉब्लम क्या थी, तो वो प्रॉब्लम ये था कि बेसिकली चंपारण में क्या है, ठीक है, तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध में, यानी तीन कठिया प्रणाली को लेकर नाराजगी थी। ठीक है, आप समझ जाइए कि तीन कठिया प्रणाली को लेकर नाराजगी थी बिहार में। ठीक है, या अनजस्टिस हो रहा था भारतीयों के साथ। ठीक है, अब हो गया क्या, राजकुमार शुक्ला गांधी जी के विचारों से प्रभावित होंगे, गांधी जी को आमंत्रित करेंगे कि आप एक बार चंपारण आइए। ध्यान देंगे, तो गांधी जी क्या होगा, चंपारण जाने का न्योता स्वीकार करेंगे और तीन कठिया के विरोध में वो क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, तो सत्याग्रह करेंगे, इसी को दिमाग में रखना है। ठीक, फाइनली क्या होगा, गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, तो तीन कठिया प्रणाली को क्या करना पड़ेगा, अंग्रेजों के द्वारा समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके हमको ये बता सकते हैं कि तीन कठिया प्रणाली है क्या, इसको मैंने करेंट में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कुछ महीने पहले इसको करेंट में पढ़ाया हुआ है। ठीक, आप लोग कमेंट करिए। ठीक, अब देखिए टैगोर जी की अभी उपाधि छोड़िए अभी। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। यूपीपीसी से क्वेश्चन पूछती है कि भारत में पहली बार भूख हड़ताल कब किया गया, तो जब चंपारण से लौटते हैं तो गांधी जी कहाँ चले जाते हैं, 18 में। ठीक है, 18 में गांधी जी भाग जाएंगे अहमदाबाद मिल। ठीक है, अब देखिए 16 में आपका पैक्ट हो रहा है, 1916 में आपका पैक्ट हो रहा है, लखनऊ पैक्ट हो रहा है। ठीक है, 17 में गांधी जी कहाँ पहुँच रहे हैं, चंपारण पहुँच रहे हैं। 18 में क्या हो रहा है, 18 में गांधी जी कहाँ पहुँच रहे हैं, अहमदाबाद मिल में। ठीक है, जो विद्रोह है मजदूरों का, वहाँ पहुँच रहे हैं। अब जब वो अहमदाबाद पहुँचते हैं, यानी अहमदाबाद मिल मजदूरों के पास पहुँचते हैं, तो वो क्या करेंगे, कर नहीं देने का आंदोलन चलाएंगे। ध्यान देंगे। ठीक है, वहीं पे गुजरात में क्या करते हैं, कर नहीं देने का आंदोलन चलाते हैं। ठीक, इसी बीच में 1919 में एक घटना होती है, रॉलेट एक्ट आता है। रॉलेट एक्ट क्या कहती है कि भैया बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील, ये कानून था, यानी कोई रिक्वेस्ट नहीं, जिसको मूड में आया उसको उठा के जेल में। ठीक है, आप उनको छुड़ाने का कोई प्रयास भी नहीं कर सकते हैं और रीजन भी नहीं पूछ सकते हैं कि आपने क्यों अरेस्ट किया। इस चीज को ध्यान देंगे। जाहिर सी बात है, ये एक अमानवीय, ये हम लोग कह सकते हैं, ये एक अमानवीय कानून था। तो इस अमानवीय कानून के लिए क्या है, महात्मा गांधी का खून खोलना ही था। महात्मा गांधी जी का खून खोलेगा, ठीक है, किसके विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, और वो क्या करेंगे, देशव्यापी हड़ताल करेंगे, देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में क्या होता है,
कि अमृतसर में 2 लोग, डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है, और सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेजों के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा, ध्यान देंगे। और जलियांवाला बाग, जो आप लोकेशन आजकल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, उस जलियांवाला बाग में क्या है कि इनको छुड़ाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि ये जो भीड़ थी वो इन्हीं के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग गई थी। इस बीच में एक अंग्रेजी अधिकारी रहता है, उसका दिमाग खिसक जाता है, और ठीक है, स्वभाव का पागल रहता है जनरल डायर क्या करेगा, इन पे गोली चलाने का आदेश देगा। और ऑफिशियली कांग्रेस के अनुसार कहा जाता है कि 1000 लोग मारे गए थे, लेकिन गवर्नमेंट जो रिपोर्ट बैठाई थी, यानी इंग्लिश गवर्नमेंट, वो कहती है केवल 380 लोग, लेकिन 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, ठीक। अब इस जलियांवाला बाग कांड जब हो गया, इतनी बड़ी घटना थी भारतीयों के लिए, क्योंकि आप देखिए हमारे ही खिलाफ आप क्या कर रहे हैं, एक्ट लेके आ रहे हैं, और हमारे लोग ही विरोध कर रहे हैं तो आप गोली चलवा दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है विरोध होना है तो असंतोष आएगा। इतनी बड़ी जब मतलब खून खराब होगा तो असंतोष आएगा। तो इस बीच में असंतोष का पहला रिजल्ट देखने को मिलता है, जो कि परिणाम शंकर नायर जी के द्वारा जाएगा। शंकर नायर जी इतने रुष्ट होते हैं कि ये वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है उसमें सदस्य थे, और ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या करेंगे, इस्तीफा दे देंगे, ठीक है, इस्तीफा दे देंगे। अभी आपने देखा कैसर हिंद की उपाधि दी जा रही किसको, गांधी जी को, अंग्रेजों के द्वारा 1915 में। गांधी जी क्या करेंगे, बोलेंगे काम कर, 1915 में दिया कि जो उपाधि है ये तू अपना लेके भाग। 1950 में उपाधि दी गई थी, इसको भगा देंगे, यानी गांधी जी कैसर हिंद की उपाधि को त्याग देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को सर कहा जाता था, ध्यान देंगे, अंग्रेजों के द्वारा सर कहा जाता था। सर क्या करेंगे, यानी रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहेंगे, इसको, इस उपाधि का त्याग करेंगे। राय बहादुर की उपाधि किसने धारण की थी, ये पेपर में क्वेश्चन आता भी है, तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा, ठीक है। बजाज गाड़ी कभी बहादुर गाड़ी के तौर पे मानी भी जाती थी, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो जमनालाल बजाज जी ने क्या किया था, राय बहादुर की उपाधि को त्याग किया था। तो ये सारे फैक्ट्स आपके दिमाग में होने चाहिए, ठीक। अंग्रेज क्या किए थे, अंग्रेजों के द्वारा एक लॉर्ड हंटर समिति बैठाई गई, ताकि वो इस जलियांवाला बाग जो कांड था इसकी जांच कर जा सके, निष्पक्ष जांच कर सके। ये पहली अनिष्पक्ष जांच क्या करती है, हजारों की संख्या में मरे लोगों को केवल 380 दिखाती है, यानी 1/3 लोग को ही बताती है केवल, ठीक। दूसरी बात कि वो जस्टिफिकेशन करती है, इस हत्याकांड का जस्टिफिकेशन करेगी, ठीक है, कि ये किया गया, वो बेहतर किया गया, कोई ऑप्शन नहीं था। हालांकि इनकी जांच से नाराज होकर भारतीयों ने भी एक कमेटी बैठाई, जिस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी की जो अध्यक्षता किए थे वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ध्यान देंगे। और फाइनली ये कमेटी रिपोर्ट देती है कि आपको हर्जाना दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तमाम सारी अपनी रिपोर्ट देती है इंग्लिश गवर्नमेंट को। हालांकि कोई सुनवाई नहीं होती है, इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये 1919 की घटना है। हम लोग को दिमाग में होगा ये 1919 का वही दर है जब आपका वर्ल्ड वार 1 अब खत्म होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड वार 1 में भारतीयों ने क्या किया है, भारतीयों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया है, इसका मतलब क्या है, हिंदू और मुस्लिम दोनों ने सपोर्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है, इंग्लिशों की सेना में कौन थे, इंग्लिश की सेना में मुस्लिम वर्ग भी था। और ध्यान देंगे इस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हो रहा है, इंग्लिश वर्सेज हो जा रहा है, तुर्की, दिमाग में रखना है, इंग्लिश वर्सेस तुर्की हो जा रहा है। अब तुर्की क्या है, तुर्की में बेसिकली क्या है, इसी को दिमाग में रखना है, ठीक है। तुर्की में जो इनके खलीफा थे, ठीक है। तो तुर्की क्या होता है, एक तुर्की के खलीफा का एक हम लोग कह सकते हैं धार्मिक रूप से, ठीक है, पूजनीय थे, किसके, मुसलमानों के, ठीक है। तो अब क्या है कि अब इंग्लिश वाले अगर तुर्की को हराएंगे, यानी मुसलमान ही क्या हुआ, तुर्की को हरा दिए, क्योंकि इंग्लिश की तरफ से कौन लड़ रहा है, भारतीय लड़ रहा है, भारतीय में मुस्लिम भी है। तो इसी के संदर्भ में एक भारत में क्या होता है, एक खिलाफत आंदोलन चलता है इंग्लिश को ये मनाने के लिए कि भाई आप अगर तुर्की के विजय पालेंगे तो तुर्की के साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं करेंगे। हालांकि सेव्रस की संधि के तहत क्या होता है, तुर्की को डिवाइड कर जाएगा, उसकी पावर को तोड़ दिया जाएगा, और सेव्रस की संधि के उपरांत क्या होगा कि जो आपकी खिलाफत आंदोलन वो खत्म भी हो जाता है, ठीक है। तो खिलाफत आंदोलन जब चलता है तो गांधी जी MG यानी महात्मा गांधी इसको सपोर्ट करेंगे और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का निर्माण करेंगे, बाद में गांधी जी 1 अगस्त को क्या करते हैं, ये 1 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खुशियां और गम दोनों लेके आया। इसी 1 अगस्त के दिन महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक की डेथ हो जाती है, यानी इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त को, और इसी दिन असहयोग मूवमेंट की शुरुआत होती है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, ठीक है।
अब ध्यान देंगे, जब असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है तो पेपर में क्वेश्चन आता है, कई सारे लोग इसके समर्थन में नहीं थे। अब सोचिए, असहयोग शुरू में क्या होता है कि खिलाफत आंदोलन के अपोज में थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। मैंने स्टार्ट में बोला कि मुस्लिम लीग किसके लिए गठन की गई है? मुस्लिम लीग अंग्रेजों के लिए गठन की गई है, अंग्रेजों के हित को ध्यान में रखते हुए गठन की गई है। तो चूंकि अंग्रेजों का हित क्या है, अंग्रेजों का हित खिलाफत आंदोलन के समर्थन में है या अपोज में है? तो अपोज में है। यही कारण है कि जाहिर सी बात है कि असहयोग आंदोलन चूंकि खिलाफत आंदोलन का ही एक हिस्सा था, उसी का बड़ा हुआ रूप था, तो जिन्ना इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसमें साथ ही साथ क्या है, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, बीसीपी अर्थात बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों लोग भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। खैर, गांधी जी ने कर दिया तो कर दिया, अर्थात गांधी जी ने क्या कर दिया, गांधी जी ने ये सारे भैया जब स्टार्ट कर दिया असहयोग आंदोलन तो स्टार्ट कर ही दिया, उनको कोई रोक नहीं सकता है, इसी को दिमाग में रखेंगे, ठीक। तो जाहिर सी बात है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया। अब बात आती है असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों का अगर क्वेश्चन ढूंढेंगे तो पहले की घटनाएं ही क्यों है, क्यों रॉलेट एक्ट आया हुआ है, जलियांवाला बाग कांड हो चुका है, ठीक है, ये सारी घटनाएं क्या करेंगी, असहयोग आंदोलन को जन्म देंगी। अब ध्यान देंगे, जाहिर सी बात है जब बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये दोनों लोग क्या करेंगे, रुष्ट होंगे और कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे, ठीक है। हालांकि 4 फरवरी को महान क्रांतिकारियों की धरती गोरखपुर में एक घटना होती है जिसको हम लोग चौरी चौरा कांड के तौर पे जानते हैं। यहाँ पे गुस्साए लोगों ने क्या हुआ कि एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जहाँ पे कई सारे लोग की डेथ हो जाती है। न्यूज के हिसाब से 22 लोग की मृत्यु हो जाती है, 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो जाती है। गांधी जी इसी घटना से रुष्ट होंगे और फाइनली वो डिसाइड करेंगे कि अब क्या होगा, अब मैं असहयोग आंदोलन को वापस ले लूंगा। तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को, दिमाग में रखेंगे, 12 फरवरी 1922 को क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देते हैं, ठीक है। घटना कब हुई है, घटना हुई है 4 फेब को, घटना हुई है 4 फेब को, यानी दोपहर 2 हफ्ते का टाइम गांधी जी लेते हैं। असहयोग आंदोलन जब वापस लेंगे तो कांग्रेस के अंदर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू नाराज हो जाएंगे, ठीक है। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू नाराज हो जाएंगे। ये दोनों लोग इतना नाराज होंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे मैं कांग्रेस छोड़ूंगा। कांग्रेस छोड़ के ये लोग क्या करेंगे, स्वराज पार्टी का निर्माण कर लेंगे, स्वराज पार्टी का निर्माण कर लेंगे। अब जब स्वराज पार्टी बन गई, ठीक है, तो भारत में एक पार्टी आ गई स्वराज पार्टी, ठीक है। तो ये 1923 तक की घटना हो गई, 1923 में स्वराज पार्टी बन गई। अब आगे क्या होगा, आगे 1924 में भारत में एक और संगठन बनता है और ये संगठन आगे क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ावा देगा। इस संगठन का नाम है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अभी बाद में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसको पुनर्गठन भी किया जाएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई, कानपुर में की गई, ध्यान देंगे, कानपुर में की गई, ठीक है। अब होगा क्या, ये तो आपकी हो गई 1924 की घटना। अब 1925 में आपको पता है जो काकोरी कांड हुआ है, ठीक है, काकोरी कांड हुआ है। काकोरी कांड आपका कब हो रहा है, काकोरी कांड आपका 1925 में हो रहा है, ठीक। काकोरी कांड आपका 1925 में हो रहा है, जिसमें क्या है 8 डाउन ट्रेनों में लूटपाट की गई ताकि धन और हथियार को प्राप्ति की जा सके, ठीक। जब काकोरी कांड होगा तो नो डाउट बात है कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट निकलेगा कि क्रांतिकारियों को सजा दी जाएगी। क्रांतिकारी कौन कौन से लोग थे, ठीक है, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, जिनको गोरखपुर में ही फांसी की सजा दी गई थी, प्लस अशफाक उल्ला खां, ठीक है, प्लस राजेंद्र लाहिड़ी, प्लस रोशन सिंह, इन सब लोग को, 4 लोग को फांसी दी जाएगी, ठीक है। इन चारों लोग को फांसी दे दी जाएगी, ठीक। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह को क्या की जाएगी, फांसी दी जाएगी। अब जाहिर सी बात है इसमें एक ही ऐसे लोग रहते हैं जिनका नाम है सचिंद्र नाथ सन्याल, ठीक है। तो सचिंद्र नाथ सन्याल को यहाँ पे कारावास की सजा सुनाई जाएगी, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी, दिमाग में रखना है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाएगी। अब ये घटना आपकी कब हो गई, ये घटना आपकी हो गई 1925 की, ठीक है। आगे हमको पता है कि 1919 का जो एक्ट था, उस 1919 के एक्ट में बोला गया था कि 10 वर्ष बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, अर्थात 1929 में एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी क्या करेगी, ये कमेटी इस एक्ट का निरीक्षण करेगी। लेकिन कुछ कारणों से ये कमेटी क्या है, बिफोर 2 ईयर, 2 साल के पहले गठित कर दी जाती है, जिस कमेटी को हम लोग कहते हैं साइमन कमीशन। 1927 में इस कमीशन का गठन होता है, 1927 में इस कमीशन का गठन होगा। लेकिन ये कमेटी भारत कब आती है, तो 1928 में ये कमेटी भारत आती है, ध्यान देंगे 1928 में ये कमेटी भारत आएगी, ठीक है। इस कमेटी में एक भी भारतीय नहीं थे, दिमाग में रखेंगे, एक भी भारतीय नहीं थे। इसी के कारण इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, इसके कारण इसको हम लोग व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तो कमेटी पहले बन रही है, दूसरा कोई इसमें भारतीय नहीं है, भारतीय के ऊपर जो कानून बना उसी का निरीक्षण करेगी। तो जाहिर सी बात है भारत में क्या होगा, इसके लिए विरोध प्रदर्शन होगा। इसी विरोध प्रदर्शन में क्या है, लाला लाजपत राय को पुलिस लाठीचार्ज करेगी। इस लाठीचार्ज में क्या होगा,
घायल होंगे कौन? लाला लाजपत राय, और फाइनली उनकी डेथ हो जाएगी। जाहिर सी बात है अब इससे लाला लाजपत राय के जो फॉलोअर्स हैं उनको दुख पहुंचेगा और वो इसका बदला लेने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इसका बदला कौन लेंगे? भगत सिंह लेंगे, भगत सिंह लेंगे। अब देखिए मैंने बोला ना कि जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है उसका पुनर्गठन किया जाएगा कहाँ पे? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। और उसका जो पुनर्गठन करेगा वो चंद्रशेखर आजाद करेंगे, और चंद्रशेखर आजाद इसका नाम क्या रखेंगे? HSRA, यानी सोशलिस्ट वर्ड इसमें जोड़ देंगे। सोशलिस्ट वर्ड, एस मतलब सोशलिस्ट वर्ड क्या करेंगे इसमें? वो जोड़ देंगे। एस यहाँ पे ध्यान देंगे, ये सोशलिस्ट वर्ड क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, कौन? और चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह। अब ये सब लोग क्या है? एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, इसी को ध्यान में रखेंगे। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा क्या, भगत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? एक सॉन्डर्स नामक पुलिस कप्तान रहता है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि सॉन्डर्स दोषी था लाला लाजपत राय को मारने में। ठीक है, तो वो पहला बदला लेंगे। सॉन्डर्स को 6 इंच छोटा करेंगे, इसको 6 इंच छोटा करेंगे, यानी गोली मार के इसकी हत्या कर देंगे। अब जब सॉन्डर्स की हत्या कर देंगे तो जाहिर सी बात है अब अंग्रेजों के टारगेट पे कौन आ गया है? अंग्रेजों के टारगेट पे भगत सिंह आ गए हैं, भगत सिंह आ गए। लेकिन भगत सिंह जानते थे कि अंग्रेजों के टारगेट पे भले मैं आ गया हूँ, लेकिन मुझे क्या है? मुझे जागरूकता सृजन करना होगा, लोगों में नेशनलिज्म को बढ़ावा देना होगा। ये बेसिकली एक सोच था किसका? भगत सिंह का। इसी बीच में 1929 का दौर आता है। 1929 का दौर आएगा अगले वर्ष। इस और पब्लिक सेफ्टी बिल पास किया जाएगा। पब्लिक सेफ्टी बिल से क्या होगा कि भगत सिंह काफ़ी नाराज होंगे। इस बिल से जब भगत सिंह नाराज होंगे तो असेंबली जाएंगे, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलके दिल्ली असेंबली में क्या करेंगे? बम फोड़ देंगे। और बम फोड़ते वक्त वो एक नारा देते हैं, ध्यान देंगे। बम फोड़ते वक्त वो क्या कहते हैं? कुछ कागज़ के टुकड़े उड़ाते हैं और उन टुकड़ों पर लिखा था कि किसी की जान लेना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि बहरों की कानों तक आवाज़ जाए यह करना, ये बात बताना हमारा उद्देश्य था। ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली था, क्या कारण था कि वहाँ पे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा बम फोड़ा गया? तो उसका रीज़न आप लोग समझ होंगे। उसका रीज़न था ताकि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, 28 की घटना होती है, लेकिन तत्काल भगत सिंह को फांसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो सेकंड सविनय अवज्ञा उसी दौरान गांधी इरविन पैक्ट होता है सेकंड गोल में सम्मेलन के ड्यूरेशन में। तो इसमें गांधी जी मतलब इरविन बोला था कि मैं केवल राजनीतिक कैदियों को छोड़ूंगा, आपराधिक कैदियों को नहीं। ठीक है, तो आपराधिक कैदी के तौर पे वो बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को देखता था। ध्यान देंगे। ठीक, आगे ध्यान देंगे क्या होता है। 1929 का दौर आएगा। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन वेरी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, मैंने पढ़ा चुका है। ठीक है, क्योंकि इस अधिवेशन की 2 बातें हैं। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। और इसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया जाएगा। ठीक है, स्वराज को लक्ष्य घोषित किया जाएगा। अपने दिमाग में अगर रखेंगे, ठीक है, नेहरू रिपोर्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा स्वराज को लक्ष्य क्यों घोषित किया गया। इसी दिन में यानी 1929 में ही ये डिसाइड किया गया, ध्यान देंगे। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे कि 1929 को में क्या है, 31 दिसंबर को रात 12 बजे रावी नदी के तट पर क्या हुआ? झंडा फहराया गया, ध्यान देंगे। और डिसाइड किया गया कि अब हर 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के तौर पे मनाएंगे। यही कारण है कि अगले वर्ष 26 जनवरी 1903 को पहली स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, ध्यान देंगे। अब इसी 26 जनवरी की तारीख को अमर करना था। यही कारण है कि संविधान पहले बन जाने के बावजूद संविधान को कब लागू किया गया? इसके मुख्य भाग को 26 जनवरी को। अब तो आप लोग समझ होंगे इसका भी कारण। ठीक है, अब हम लोग दांडी यात्रा समझते हैं। ठीक, अब 1929 का ये घटना देख लें। 1930 में क्या घटना देखने को मिलती है? 30 की सबसे बड़ी जो घटना रहती है वो होती है दांडी यात्रा। ध्यान देंगे, 30 की जो सबसे बड़ी घटना है वो है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा क्यों किए थे? तो दांडी यात्रा किए थे नमक कर तोड़ने के लिए, नमक कर तोड़ने के लिए। ध्यान देंगे, नमक पे जो टैक्स था उस नमक कर को तोड़ने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा करेंगे। ध्यान देंगे, 12 मार्च को गांधी जी यात्रा स्टार्ट करते हैं और 24 दिनों की यात्रा करने के पश्चात 5 अप्रैल को क्या होता है? ये साबरमती आश्रम से कहाँ पहुँचाएंगे? ध्यान देंगे, साबरमती आश्रम से कहाँ पहुँचाते हैं? साबरमती आश्रम से पहुँचाते हैं दांडी। साबरमती आश्रम से दांडी पहुँचेंगे। डिस्टेंस माना जाता है कि जो डिस्टेंस था इस बीच में 390 किलोमीटर का, 390 किलोमीटर का इन दोनों के बीच में साबरमती से दांडी का डिस्टेंस था। दिन कितना लगा? तो 24 दिन लगा। ये चीज़ अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, जाहिर सी बात है। ठीक है, कि एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि थोड़ा कुछ फैक्ट यहाँ पे दिया है खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनको सीमांत गांधी के तौर पे जाना जाता था, सीमांत गांधी कहा जाता था। ठीक है, जब भारत का डिवीजन किया जाता था तो ये इन्होंने कहा था कि हम लोग को यानी सिंध प्रांत के लोगों को कुत्तों के सामने फेंक दिया गया है। ठीक है, ध्यान देंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान काफ़ी ईमानदार और काफ़ी क्रांतिकारी स्वभाव के थे। ठीक है, अपने आप को असली इंडियन आप लोग कह सकते हैं कि सिंध प्रांत को अगर
अगर खान अब्दुल गफ्फार खान का कभी मानना नहीं था कि इसको मुस्लिम लीग को दिया जाए, यानी पाकिस्तान बनाया जाए, क्योंकि ये सपोर्ट में, ये लोकेशन क्या है कि भारत के सपोर्ट में था, इस चीज़ को ध्यान रखिए। क्योंकि सिंध के बिना हिंद कैसा, सिंपल सी बात है ना, सिंध के बिना हिंद कैसा, क्योंकि सिंध के इस पार सब रहने वाले को हिंद अर्थात हिंदुस्तान कहा गया था। तो खान अब्दुल गफ्फार खान का बिल्कुल मानना था कि सिंध को उधर मत दिया जाए, यानी जो पश्चिमी सीमांत क्षेत्र था उसको पाकिस्तान को मत दिया जाए, ध्यान देंगे, ठीक है। इन्होंने क्या है, एक लाल कुर्ती नाम का संगठन भी बनाया था, ये चीज दिमाग रखेंगे। कौन? लाल कुर्ती नाम का संगठन खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा बनाया गया था। गांधी जी 1929 में क्या करते हैं, या हम लोग 1930 जब दांडी यात्रा यानी कर रहे होते हैं, ठीक है, दांडी यात्रा के परिणाम स्वरूप क्या है, जब दांडी यात्रा कंप्लीट होगी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का घोष करेंगे। जानिए, इस दांडी यात्रा में जब वो यहाँ पे पहुंच जाते हैं 6 अप्रैल को, तो अगले दिन 7 अप्रैल को क्या करेंगे, 5 अप्रैल को पहुंचते हैं, 6 अप्रैल को नमक कर तोड़ेंगे और उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करेंगे, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश विदेश में भी काफी नाम पाता है, क्योंकि एक अमेरिकी पत्रकार थे जिनका नाम था वेब मिलर, ठीक है, वेब मिलर। ये वेब मिलर क्या करते हैं कि इसकी ब्रॉडकास्टिंग करेगी कहां तक, यूएसए तक, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की न्यूज आपको यूएसए तक देखने को मिलती है, यूएसए तक देखने को मिलती है, ध्यान देंगे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, हमने बताया कि नमक यात्रा के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या मिलता है कि डिफरेंट लोकेशन में गांधी जी के समर्थन में नमक यात्रा हुई थी। जैसे श्री राजगोपालचारी, ध्यान देंगे, फॉर एग्जांपल आप लोग देखेंगे श्री राजगोपालचारी जी के द्वारा क्या है कि तमिलनाडु में 2 लोकेशन है, त्रिचनापल्ली टू वेदारण्यम, ठीक है, वेदारण्यम, ठीक है, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक के लिए नमक यात्रा निकाले थे, ठीक है। तो श्री राजगोपालचारी को आप लोग इसलिए याद रखेंगे, ठीक है। अब क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इतनी तेज से चलने लगा कि 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, 1930 में फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसमें भीमराव अंबेडकर के द्वारा पार्टिसिपेशन तो किया गया, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला, यानी कि इसका कुछ रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं की थी। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या होगा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी को मना लिया जाएगा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट करें, ठीक है, खत्म करें, और गांधी इरविन पैक्ट किया जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट किया जाएगा, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट को सरोजनी नायडू ने क्या कहा था, 2 महात्माओं का, ठीक है, 2 महात्मा कहा था, यानी इसी सम्मेलन में गांधी और इरविन को 2 महात्मा किसने कहा था, सरोजनी नायडू ने कहा था। इस चीज को दिमाग में रखना है, ठीक है, सरोजनी नायडू ने कहा था। अब एक चीज दिमाग में रखेंगे, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का क्या हाल था, ये सारी चीज मैंने समझा दिया है, तो यहाँ पे दिक्कत होनी नहीं है, ठीक है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो देखिए 1931 में हुआ, ठीक है। और गांधी जी एक जो बोट है, राजपुताना नाम की बोट थी, SS राजपुताना, इसी बोट पर जाने वाले, ठीक है, कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। हालांकि सेकेंड गोलमेज क्यों असफल रहा, क्योंकि यहाँ पे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई, और ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या थी, जो हरिजन वर्ग था उसको हिंदू समाज से तोड़ने का एक प्रयास था, जिसको गांधी जी समझ गए, और फाइनली वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को असफल करने के लिए क्या करेंगे कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में कि किसी भी रूल्स को मानेंगे नहीं, यानी सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में क्या होगा, फेल होगा, क्योंकि गांधी जी का समर्थन प्राप्त नहीं होता है, भले गांधी जी चले गए थे, ठीक है। गांधी जी लौट के आएंगे तो फिर से गांधी इरविन पैक्ट खत्म हो जाएगा, अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी फिर से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3 हुए हैं, ठीक है। तीसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई थी, दिमाग रखना है, 1932 में हुई थी, ठीक है। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हो रहा था तो मैकडोनाल्ड PM थे, किसके, J&K के PM थे, ध्यान देंगे। तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया था, और यहीं से ध्यान देंगे सांप्रदायिक पंचायत की नींव पड़ती है, ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत की नींव पड़ेगी। इस सांप्रदायिक पंचायत में क्या होगा कि जो SC वर्ग है, यानी जो अछूत वर्ग है या जो हरिजन वर्ग है, इनके लिए क्या किया जाएगा, इनके लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये रिजर्वेशन इतना त्रुटिपूर्ण था कि जिस क्षेत्र में रिजर्वेशन दिया जाता उस क्षेत्र में वोट केवल अछूत वर्ग या हरिजन वर्ग ही कर सकता था, ध्यान देंगे। जिसका खुलेआम विरोध कौन करेगा, जिसका खुलेआम विरोध गांधी जी करेंगे। और फाइनली पूना में क्या होगा कि गांधी जी के बीच में क्या होगा, गांधी जी और यहाँ पे लिख देते हैं MG यानी महात्मा गांधी और प्लस, ठीक है, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में क्या होगा, एक पैक्ट होगा, एक समझौता होगा, ठीक है, एक पैक्ट होगा, ठीक है। इस पैक्ट को हम लोग यरौदा पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पूना के यरौदा जेल में गांधी जी उस वक्त बंद थे, और गांधी जी को इसी के कारण इस पैक्ट को यरौदा पैक्ट भी जानते हैं या पूना पैक्ट के रूप में जानते हैं। पूना पैक्ट में ध्यान देंगे गांधी जी की तरफ से क्या होता है कि मदन मोहन मालवीय क्या होते हैं कि सिग्नेचर करते हैं। पूना समझौते में सिग्नेचर अथॉरिटी कौन रखते हैं, मदन मोहन मालवीय जी रहते हैं। तहकीकात समिति के अध्यक्ष भी यही थे, दिमाग में रखना है।
ऐसा नहीं कि गांधी जी ने अछूतों के साथ या एससी वर्ग के साथ अनजस्टिस किया। गांधी जी ने क्या है कि इंग्लिश इनको 71 सीट देने वाले थे, गांधी जी ने इस 71 सीट को बढ़ा के 148 सीट का रिजर्वेशन दिया, लेकिन ऐसा रिजर्वेशन दिया कि समाज में विखंडन ना हो, नेशनल मूवमेंट को कमजोर ना हो सके। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। 71 से 148 सीटों का रिजर्वेशन देते हैं। साथ ही जो केंद्रीय, ध्यान देंगे, जो केंद्रीय विधानसभा है उसमें 18% का रिजर्वेशन भी देते हैं, 18% का रिजर्वेशन भी देंगे। फाइनली 1930 में स्टार्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में वापस लिया जाता है। इसी को ध्यान में रखना है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के ड्यूरेशन में क्या है, एक बेहतरीन क्रांतिकारी जवान थे उनकी एक घटना क्या देखने को मिलती है कि गढ़वाल राइफल्स के जो जवान थे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे, ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे जो पठान सत्याग्रही थे उन पे गोली चलाने से मना करते थे। बोले कि भाई मैं गोली नहीं चलाऊंगा, ये मेरे लोग हैं, गोली चलाने से मना करते थे। ठीक है, तो ये एक गढ़वाल राइफल्स ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के ड्यूरेशन में गोली चलाने से मना किया था। ये फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, ठीक। एक पेपर में एक बार ये क्वेश्चन ये भी पूछा है कि अखिल भारतीय जो किसान सभा थी, इस किसान सभा की 1936 में क्या हुआ था कि पहला सम्मेलन था। इस पहले सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए हो सकता है, ध्यान देंगे। सुभाष चंद्र बोस की एंट्री होती है अब यहाँ से। ठीक है, मैंने एक फैक्ट रास बिहारी बोस के बारे में आपसे बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग दिमाग में रखिएगा, आगे काम आएगा। वो फैक्ट्स यहाँ पे है, ध्यान देना है, ध्यान का देना है कि सुभाष चंद्र बोस, और होता क्या है कि 1939 में त्रिपुरी, ध्यान देंगे, त्रिपुरी अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, त्रिपुरी अधिवेशन होगा जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करेंगे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस करेंगे, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, इस समय गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार बनाते हैं और गांधी जी को पहली भयानक चोट लगती है कि उनके द्वारा समर्थित लोग हार जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस क्या होगा, लड़ाई जीतेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। इसी को दिमाग में रखना है। आगे क्या है, अगले वर्ष भी सुभाष चंद्र बोस दिमाग में रखेंगे, हालांकि यहीं से टकराहट भी हो जाती है। ठीक है, यहीं से सुभाष चंद्र बोस की थोड़ी सी कांग्रेस में टकराहट भी हो जाती है। ठीक है, और खैर वो अलग का मुद्दा है, दिमाग में रखेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये चीज दिमाग में रखेंगे। ठीक, अब देखिए जलियांवाला बाग कांड मैंने बताया। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड में मैंने बताया था कि गवर्नर जो डायर था उसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो आप सोचिए उधम सिंह के ऊपर पिक्चर भी आ रही है। ठीक है, उधम सिंह के ऊपर पिक्चर आ नहीं रही, उधम सिंह के ऊपर पिक्चर आ चुकी है। उधम सिंह ने पीछा किया, आप सोचिए 1927 की घटना है, 27 नहीं, हाँ 27 की घटना है, 1927 की घटना है जलियांवाला बाग कांड, और 13 साल बाद इसकी बदला कौन लेते हैं, उधम सिंह लेते हैं, जनरल डायर को गोली मार देंगे। ध्यान देना है। पेपर में अगर क्वेश्चन व्यक्तिगत सत्याग्रह के ऊपर आ जाए तो गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है, महाराष्ट्र की एक लोकेशन है पनवार या पौनार। ठीक है, इसी लोकेशन से इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसके यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरे कौन थे, ब्रह्मदत्त थे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइनली क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा। सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट होगा और 1942 में इधर क्या होगा कि भारत छोड़ो मूवमेंट स्टार्ट होगा, BCM स्टार्ट होगा। हालांकि ध्यान देंगे इधर क्या होता है कि 7 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है ग्वालियर टैंक मैदान से। इधर इमीडिएट 8 अगस्त को क्या होता है, ध्यान देंगे इधर। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। ठीक है, 7 अगस्त को यह डिसाइड किया जाता है ग्वालियर टैंक मैदान में कि हम लोग क्या करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट करना चाहेंगे, और इसके लिए एक मीटिंग होती है, एक बैठक होती है। 8 अगस्त को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसकी न्यूज चूंकि इंग्लिश को लग गई रहती है तो वो क्या करेंगे, वो ऑपरेशन जीरो आवर चलाएंगे। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत वो क्या करेंगे, इमीडिएट 9 तारीख को सभी बड़े नेताओं की गिरफ्तारी कर देंगे। आप समझिए, चूंकि ये सभी बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, अर्थात लीड करने वाला अब कोई नहीं है। गांधी जी लेकिन इसके पहले एक नारा दे दिए रहते हैं, उस नारे का नाम था करो या मरो। अब चूंकि ये सब लोग गिरफ्तार हो गए हैं, इसके लिए कहा जाता है कि यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। ठीक है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, आगे इसी एक क्रांतिकारी थे जयप्रकाश नारायण क्या होता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में जेल में बंद किए जाते हैं, जेल से ये भाग जाएंगे तो फिर ये अंडरग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड हो जाएंगे और भारत छोड़ो मूवमेंट को सहारा देंगे, लीड करेंगे, उसकी बागडोर संभालेंगे, लेकिन अंडरग्राउंड, सामने से नहीं। ठीक है,
सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आती है बागी बलिया से। देखेंगे कि जब 1942 का ये भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत के 3 क्षेत्र जिसमें तामलुक था, ठीक है, तामलुक था, सतारा था और बलिया था, इन तीनों क्षेत्रों में समानांतर सरकारों की स्थापना कर दी गई थी। अर्थात ये क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। समानांतर सरकार, ध्यान देंगे, समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। अर्थात ये तीनों क्षेत्र क्या कर दिए गए, स्वतंत्र घोषित कर दिए गए। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, ये चीज़ स्वतंत्र घोषित कर देंगे। अब मैंने बोला था कि दिल्ली षड्यंत्र से बचने के लिए रास बिहारी बोस क्या किए, जापान चले गए। ध्यान देंगे, जब ये जापान चले जाते हैं तो ये जापान में क्या करते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करेंगे। ध्यान देंगे, ये जापान जाएंगे और जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करेंगे। ध्यान देंगे, जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन करेंगे। ठीक, तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की गठन किसने किया, तो ये किया रास बिहारी बोस ने। मैंने यही बोला था, रास बिहारी बोस ने। और ध्यान देंगे कब किया, तो 1942 में किया। किसने किया, तो रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का निर्माण किया। अब चूंकि जापान वर्सेस इंग्लिश चल रहा था, यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चूंकि दुश्मन का दुश्मन अर्थात जापान का दुश्मन इंग्लैंड और इंग्लैंड का दुश्मन भारत, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अर्थात इंडिया और जापान क्या हो गए, दोस्त हो गए। ध्यान देंगे, अब क्या हुआ, रास बिहारी बोस को जापान फुल समर्थन देंगे। समर्थन का एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे कि जापान के सहयोग से क्या हुआ कि कैप्टन मोहन सिंह क्या करते हैं, आजाद हिंद फौज की गठन करेंगे। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह क्या करेंगे, आजाद हिंद फौज की गठन करेंगे। हालांकि बाद में कैप्टन मोहन सिंह किसी कारण से छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली क्या है कि भारतीय वही जो सैनिक होते हैं अंग्रेजों की तरफ से जो भारतीय लड़ते हैं, उन्हीं कैदियों क्या करते हैं, जापान वाले छोड़ देते हैं और वो सब आजाद हिंद फौज के सेनानायक हो जाते हैं। ध्यान देंगे, बाद में इसी से 1 वर्ष बाद यानी 1943 में सुभाष चंद्र बोस जुड़ जाएंगे। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जुड़ जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस यानी अब क्या करेंगे कि आजाद हिंद फौज को लीड करेंगे। और ये क्या करते हैं, चूंकि इसमें पार्टिसिपेशन महिलाओं का भी बने, इसके लिए एक पुरुष ब्रिगेड भी बनाएंगे, तो महिला ब्रिगेड भी बनाएंगे। इनके द्वारा जो शुरू की गई महिला ब्रिगेड थी उसका नाम था झांसी की रानी ब्रिगेड। ध्यान देंगे, झांसी की रानी ब्रिगेड यानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड या झांसी ब्रिगेड। एग्जैक्ट जो ब्रिगेड था उसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। ठीक है, पुरुष जो ब्रिगेड था उसका नाम क्या था, सुभाष ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। ध्यान देंगे, नेहरू ब्रिगेड। ठीक है, गांधी जी के अपोज में भले इन्होंने देखिए मेंबर उठाया था, ठीक है, लेकिन गांधी जी को ये बहुत मानते थे, इसी को ध्यान देंगे। ठीक है, जब आजाद हिंद फौज को लीड करने लगेंगे सुभाष चंद्र बोस, तो जापान वाले खुश होकर क्या करेंगे कि इनको अंडमान निकोबार द्वीप समूह सौंप देंगे। तो कभी भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह याद करिए तो आपको सुभाष चंद्र बोस याद आने चाहिए। सुभाष चंद्र बोस जैसे याद आएंगे आपको आजाद हिंद फौज याद आएगी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखेंगे। आजाद हिंद फौज क्या करेंगे कि अंडमान का नाम रख देंगे शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रख देंगे स्वराज द्वीप। यानी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनका नाम शहीद एवं स्वराज द्वीप कर दिया जाता है। अब ध्यान देंगे, ठीक है, समय के साथ समय बीतेगा और दिल्ली में जो लाल किला है वहां पे आजाद हिंद फौज के कुछ अधिकारियों के ऊपर, ठीक है, राजद्रोह का केस चलेगा। हालांकि कई भारतीयों के द्वारा इस केस का विरोध किया जाता है। 2020 में क्वेश्चन बन के आया वो भी यूपीपीसीएस में, ध्यान देंगे। तो पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शाहनवाज हुसैन, ये वो 3 लोग थे जिनके ऊपर राजद्रोह का केस चलता है। हालांकि कई सारे जो हम लोग कह सकते हैं बैरिस्टर थे या वकील थे, वो इनके पक्ष में आएंगे। ठीक है, तो आजाद हिंद फौज के अभियुक्त जो थे उनकी तरफ से पैरवी कौन करते हैं, तो तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, काटजू, ये सब लोग क्या करेंगे, पैरवी करेंगे। ये सब के सब लोग क्या करेंगे, पैरवी करेंगे। ठीक है, किसकी पैरवी करेंगे, तो ये सब के सब लोग क्या करेंगे, मतलब आजाद हिंद फौज के लोगों की क्या करेंगे, जिनके ऊपर राजद्रोह का केस चल रहा है उनकी पैरवी करेंगे। ठीक है, जो इनमें भूलाभाई देसाई थे ये इस ग्रुप का, वकीलों के इस ग्रुप को नेतृत्व करेंगे, यानी इसकी अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। 1946 में एक घटना क्या देखने को मिलती है, आईएनएस तलवार के जो सैनिक रहते हैं ये विद्रोह कर देंगे। ठीक है, तो 1946 में किस जहाज के लोगों ने विद्रोह किया था, सैनिकों ने विद्रोह किया था, तो आईएनएस तलवार के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। ध्यान देंगे, और सैनिक विद्रोह इतना तेज बढ़ने लगा था कि अब इंग्लिश को लग चुका था कि वो अब संभाल नहीं पाएंगे भारतीयों को। दिमाग में रखना है, वो भारतीयों को संभाल नहीं पाएंगे। आईएनएस तलवार के विद्रोहियों को सरदार पटेल जाके समझाए बुझाएंगे तो आईएनएस तलवार के लोग क्या करेंगे, बात को मान जाएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है।
आगे चूंकि अंग्रेज समझ जाते हैं कि इज्जत के साथ भारत से बाहर आ जाओ तो ही बहुत अच्छी बात है, वरना अब खैर नहीं है, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन आती है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजी जाती है पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में। इसमें 2 अन्य मेंबर रहते हैं जिसका नाम है स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर उस वक्त नौसेना मंत्री हुआ करते थे, ध्यान देंगे। तो पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन आती है, ये चीज दिमाग में रखना है। कब आती है? तो ये 1946 में आती है, 1946 में आती है, ठीक है। कैबिनेट मिशन कहती क्या है, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मिशन जो योजना है उसको मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ध्यान देंगे, कैबिनेट मिशन का स्वागत यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस इन दोनों के द्वारा किया जाता है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे, ठीक है। कैबिनेट मिशन ने क्या है, संविधान निर्माण के लिए क्या है कि एक सभा बुलाई थी बेसिकली, ठीक है। यानी संविधान निर्माण वगैरह की जो बात है वो कैबिनेट मिशन में ही की गई थी, तो ये चीज दिमाग में रखना है। फाइनली क्या होता है कि 1946 में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, ठीक है। और इस अंतरिम सरकार की अध्यक्षता कौन करेंगे, यानी पीएम कौन बनेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। इसी को ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। फाइनली 1947 में क्या होता है, एक माउंट बेटन योजना आती है, ध्यान देंगे। माउंट बेटन योजना आती है कब? 3 जून को। इसी के लिए इसको हम लोग 3 जून प्लान भी कहते हैं, इसी के लिए हम लोग इसको 3 जून प्लान भी कहते हैं, ठीक है। माउंट बेटन योजना आएगी, ठीक। तो मुस्लिम लीग क्या करेगी कि माउंट बेटन योजना को पूरी सहमति के साथ स्वीकार करती है, क्योंकि माउंट बेटन योजना में ही बोला गया रहता है जिसको रहना है वो भारत में रहो, जिसको मन करना है वो पाकिस्तान में जाओ, ठीक है। तो फाइनली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया जाता है, जो मुस्लिम लीग को चाहिए था। तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम लीग इसको बहुत सपोर्ट करेगी ही करेगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे रखेंगे। कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, तो जॉर्ज 6 थे, ठीक है, जॉर्ज 6 थे। भारत की आज़ादी के समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली साहब थे, ध्यान देना है। और कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी थे। इस तरह से आपको देश को आज़ादी मिल जाती है फाइनली 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पे क्या है, कुछ घटनाओं के नाम लिखा है, ठीक है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ, कांग्रेस विभाजन कब हुआ, लखनऊ पैक्ट कब हुआ, ये सारी चीज़ों को हम लोग अंदर देखे हुए हैं। तो आप लोग एक बार केवल क्या करेंगे, इसको रीड कर लेंगे। सारी घटना, दांडी मार्च, सबने आंदोलन, प्रथम गोलमेज आंदोलन, सारी चीज़ हम लोग देखेंगे, गांधी इम्पैक्ट, सब चीज़ देख लिया हम लोग, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं जो नहीं देखे हैं, ठीक है। इसके नीचे मैंने आपको क्लास नंबर 3 में पढ़ा है, इसके नीचे हम लोग ने क्लास नंबर 3 में पढ़ा है। तो आपकी क्लास इसी के साथ खत्म हो जाती है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।